हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में काफ़ी कम समय रह गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर आज की जो क्लास है आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन क्लास है जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल दिनगत भाग एक इस पाठ्य पुस्तक में जितनी भी रचनाएं शामिल थी उन सारी रचनाओं को काफ़ी कम समय में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसे हम लोग काफ़ी कम समय में रिवीजन करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे मेरे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन क्लास है। लास्ट टाइम में जिस भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है, इन सारे तथ्यों को मैंने आज की पीडीएफ में शामिल किया है। दिनगत भाग एक। तो इस पाठ्य पुस्तक में जो पहली रचना लगी हुई है वो है पूस की रात, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। और इस कहानी को मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ाया है, तो आप लोग एक बार मेरे चैनल पर जाके इस कहानी को देख सकते हैं। आगे देखिए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। ठीक है। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए। प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी के मुख्य पात्रों के नाम हल्कू, मुन्नी और जबरा हैं। ठीक है। यानी पूस की रात जो कहानी है इसके तीन ही मुख्य पात्र हैं, हल्कू, मुन्नी और जबरा। ठीक है। आगे देखिए। हिंदी कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की रात कहानी सन 1930 में माधुरी में प्रकाशित कराया था। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि पूस की रात कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो 1930 में हुई थी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। आगे देखिए। पूस की रात कहानी की मूल संवेदना भारत के गरीब किसान की व्यथा को व्यक्त करने वाली कहानी है। भारत के गरीब किसान किस तरह जी तोड़ परिश्रम करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय और ज्यों की त्यों गरीबों वाली ही रहती है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि कैसे एक गरीब किसान जो अत्यंत गरीब है वह किस तरह जीवन के कठिन संघर्षों से जूझता है। ठीक है। अब हम लोग दूसरी रचना देखेंगे, वो है कविता की परख, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। और इस निबंध को भी मैंने काफी विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले में हुआ था। ठीक है। कविता का उद्देश्य पाठकों के हृदय पर प्रभाव डालना होता है, जिससे पाठकों के भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी भी एक भाव का संचार हो। ठीक है। कविता की परख हिंदी साहित्य के आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक निबंध है। हिंदी साहित्य के चिंतक आचार्य शुक्ल ने कविता को परखने की बुनियादी शिक्षा देते हुए कहा है कि कविता वह साधना है जिसके द्वारा श्रेष्ठ सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। अब अगली रचना है आंखों देखा गदर, जिसके रचनाकार है विष्णु भट्ट गोडसे वर्साइकर। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1828 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के बरसाई नामक गांव में। ठीक है। आगे देखिए। इनके पिता का नाम पंडित बालकृष्ण भट्ट था। पंडित विष्णु भट्ट गोडसे कोई पेशेवर लेखक नहीं थे, अपितु वे एक कर्मकांडी और पुरोहित थे। आंखों देखा गदर मांझा प्रवास से लिया गया है। ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि आंखों देखा गदर मांझा प्रवास से लिया गया है। आगे देखते हैं।
आंखों देखा गदर इस रचना के लेखक अमृतलाल नागर हैं। ठीक है, कौन है? अमृतलाल नागर हैं। मांझा प्रवास मेरा प्रवास मूल रूप से मराठी में लिखा गया है। इस कृति के रचनाकार विष्णु भट्ट गोडसे जी हैं। इस कृति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित उनके संस्मरणों को प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इस पैराग्राफ को आप लोग स्पेशली याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, कुमार गांधर्व। और इस रचना को भी मैंने काफी डीपली पढ़ाया है आप लोगों को। कुमार गांधर्व ने लता मंगेशकर जी को बेजोड़ गायिका कहा है, क्योंकि लता जी के कारण चित्रपट, संगीत को और मनोरंजन की दुनिया को लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया। लता जी के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। लता जी के स्वरों में कोमल और मधुरता है। ठीक है, आगे देखिए, इस रचना में लता मंगेशकर के गायन का वर्णन किया गया है। यानी ये जो बेजोड़ गायिका रचना है, इस रचना में लता मंगेशकर के गायन शैली का वर्णन हमें काफी विस्तारपूर्वक देखने को मिलता है। लता मंगेशकर की गायन शैली पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहते हैं, जब मैं एक बार बीमार था तब मैंने रेडियो लगाया और अचानक एक अद्भुत आवाज मेरे कानों से टकराई। वाकई में उसमें कुछ अलग सा जादू था। अब हम लोग अगली रचना देखेंगे। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा तो मैं इसी प्रकार बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य की जितनी भी पुस्तकें शामिल हैं 6 to 12 में, उन सारी पुस्तकों को काफ़ी कम समय में रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग अगली रचना देखते हैं। चलचित्र, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का जन्म 1921 में गणपार रोड, दक्षिण कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती सुप्रभा राय और पिता का नाम सुकुमार राय था। ठीक है, आगे देखिए, सत्यजीत राय भारतीय सिनेमा के शिखर पुरुष तो थे ही, साथ ही वे विश्व सिनेमा के महान निर्देशकों के बीच एक दुर्लभ विभूति भी थे। उन्होंने बंगला जैसे सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा में अपनी फिल्में बनाकर भी विश्व सिनेमा में ख्याति अर्जित की। सत्यजीत राय की फिल्मों ने पूरी दुनिया के सिनेमा प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये फिल्में मानव जाति के रिश्तों, हर्ष विषाद, मनोभाव, द्वंद्वों, संघर्षों आदि के बारे में हैं। सत्यजीत राय की जो फिल्में हैं वे एक सीमित समाज के माध्यम से उनकी सामयिक वास्तविकता को लेकर बहुत कुछ कहती हैं। आगे देखिए, सत्यजीत राय को विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान यानी ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सिनेमा, साहित्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उनको अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि सत्यजीत राय को ऑस्कर पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब हम लोग अगली रचना देखेंगे जो है सिक्का बदल गया, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोवती। आगे देखिए, सिक्का बदल गया रचना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। ये रचना लेखिका के नानी के दर्द और देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है। कृष्णा सोवती 23 वर्ष की आयु से ही लेखन में सक्रिय रहीं। उनकी पहली कहानी सिक्का बदल गया अज्ञे द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका में जुलाई 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये पंक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सिक्का बदल गया कहानी अज्ञे द्वारा प्रतीक पत्रिका में जुलाई माह में 1948 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया था। ठीक है, तो आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, सिक्का बदल गया इस तरह की कहानी है जहां मानवीय प्रेम के लुप्त हो जाने के बावजूद सद्भाव का एक संदेश निहित है। इस कहानी की पृष्ठभूमि में संबंधों में यकायक बदलाव हो जाने और उसके जूठे पड़ जाने की पीड़ा को संवेदनशीलता के साथ इस कहानी में लेखिका ने बखूबी व्यक्त किया है। और सिक्का बदल गया जो कहानी है, इससे एक प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि सिक्का बदल गया कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिक्का बदल गया कहानी देश विभाजन पर आधारित कहानी है। ठीक है, अब हम लोग अगली रचना देखेंगे
उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति। इस रचना के लेखक हैं फाड़ेश्वर नाथ रेणु। हिंदी साहित्य के अप्रतिम कथा शिल्प और सुप्रसिद्ध लेखक फाड़ेश्वर नाथ रेणु का जन्म 1 मार्च सन 1921 में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में हुआ था। फाड़ेश्वर नाथ रेणु को हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी के अलावा नेपाली तथा बंगला भाषाओं का भी काफी अच्छा खासा ज्ञान था। आगे देखिए, कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में जब भी कुछ कहने या लिखने बैठता हूँ तो बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि कोसी हमारे लिए नदी ही नहीं माई भी है। और ये पंक्ति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फाड़ेश्वर नाथ रेणु ने अपने संस्मरण एवं रिपोर्टाज स्वप्न परी हरि क्रांति में मानव जीवन के मार्मिक पहलुओं को स्पर्श किया है। यह एक सर्वविदित और सर्वज्ञात तथ्य है कि विधाता की इस सृष्टि में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उससे ऊपर अच्छा या उत्तम अन्य कोई प्राणी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगली रचना देखेंगे, एक दीक्षांत भाषण। और इस रचना के लेखक हैं हरिशंकर परसाई और ये रचना एक व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, हिंदी साहित्य के व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, हरिशंकर परसाई जी मुख्यतः एक व्यंग लेखक है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन उनका व्यंग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि उन्होंने समाज की कुरीतियों पर गहरी चोट की है। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर तीखे व्यंग के बाण चलाकर लोकहित की साधना की है। उनके व्यंग लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह रहती है कि वे समाज में व्याप्त विसंगतियों व विडंबनाओं पर केवल चोट ही नहीं करते बल्कि पाठकों को कर्म और चिंता की प्रेरणा भी देते हैं। वे कटुता से बचते हैं। एक दीक्षांत भाषण हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक हास्य निबंध है। इसमें उन्होंने एक दीक्षांत समारोह में दिए गए भाषण को आधार बनाकर व्यंग लेखन किया। इस हास्य निबंध के माध्यम से उन्होंने मूर्खों की धार्मिकता पर करारा व्यंग किया है। ठीक है, अब हम लोग अगली रचना देखेंगे, भोगे हुए दिन। इस रचना की लेखिका है मेहरुनिसा परवेज। हिंदी की आधुनिक महिला कथाकार मेहरुनिसा परवेज का जन्म 10 दिसंबर 1944 को मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जनपद में हुआ था। मेहरुनिसा परवेज के कथा साहित्य में मुस्लिम मध्यवर्गीय जीवन के अनेक विश्वसनीय अंतरंग चित्र मिलते हैं। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों और तिरस्कृत समुदायों के जीवन को अपने कथा साहित्य का विषय बनाया है। वे हमेशा अपने विषय, परिवेश और पात्र पर खोजी दृष्टि रखती हैं। उनकी मानवीय दृष्टि, गहरी संवेदना तथा कल्पनाशील ताने बाने के कारण उनकी रचनाएं जिज्ञासा, खोज अथवा पत्रकारिता की सतह से ऊपर उठकर सृजनात्मक ऊर्जा और मूल्यबोध से दमक उठती है। ठीक है, आगे देखिए, इस कहानी के पात्र सामीम एक वृद्ध और प्रतिष्ठित शायर शादा साहब से मिलने उनके शहर जाता है। शामीम के मन में शादा साहब के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है। वह हमेशा से उनके मुशायरे में जाता रहा है। इन्हीं दोनों पात्रों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है। अब हम लोग अगली रचना देखेंगे जो कि इस क्लास की अंतिम रचना है और इस रचना का नाम है गांव के बच्चों की शिक्षा, जिसके रचनाकार हैं कृष्ण कुमार। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में कृष्ण कुमार एक प्रख्यात विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कुमार का जन्म 1951 में मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ में हुआ था। शिक्षा पूरी करने के बाद वे अध्ययन कार्य से जुड़ गए। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में प्रोफेसर एवं पूर्व संकाय अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देखिए, कृष्णा कुमार एक गांव में पैदा हुए थे जहां शिक्षा की कमी थी। उन्होंने अपने उत्साह और मेहनत से पढ़ाई की और बाद में वे गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलकर उन्हें शिक्षा देने का संकल्प लिया। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें सफलता दिलाई और आज वे एक प्रेरणा स्रोत हैं जो शिक्षा के महत्व को साबित करते हैं। उन्होंने गांव के बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया और आज वे सबके लिए प्रेरणा के एक स्रोत हैं।
तो इस प्रकार दिनगत भाग 1 में जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो सब मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है। ये रिवीजन क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पर क्लास चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को कई सारे पीडीएफ मेरे नोट्स देखने को मिल जाएंगे और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट भी मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।